नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त तो चला अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का, सीधा लेके चलेंगे आपको प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। में जाने का अवसर प्राप्त होता है। दीक्षांत उपदेश को मैं बोलता हूं कि दीक्षांत उपदेश में सत्य की बात भी है, धर्म की बात भी है। तो मुझे 5000 वर्ष पहले भगवान वेद व्यास की भी ये बात याद आने लगती है। याद करिए, भारत को चारों वेदों को एक संहिता के रूप में आने वाली पीढ़ी को श्रवण परंपरा से हटा करके, गुरु शिष्य की उस परंपरा से हटा करके सबके लिए सुलभ बनाने वाले भगवान वेद व्यास है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रबंध काव्य महाभारत, 1 लाख श्लोकों का जो प्रबंध काव्य बना महाभारत, उस महाभारत की इस पूरी टीम को नेतृत्व प्रदान करने वाले भगवान वेद व्यास हैं। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का और कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा जो अपने घर में या जिसकी इच्छा ये न होती हो कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मैं एक बार सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे पुराण की रचना करने वाले, आने वाली पीढ़ी के लिए पुराण और उपपुराणों की रचना को आगे बढ़ाने वाले, कुरुवंश को हर विपरीत परिस्थिति में बचाने वाले, और एक नहीं 8 पीढ़ी तक जिस वेद व्यास ने कुरुवंश को न केवल मार्गदर्शन किया बल्कि विपरीत परिस्थितियों में उसको बचाने का प्रयास भी किया। और इन सब के बावजूद उनका जीवन कितनी वेदना और पीड़ादायक था। उस पीड़ा और वेदना के क्षणों में भी उन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग से कभी अपने आप को अलग नहीं किया। लेकिन अंत में उनको ही बोलना पड़ा था कि ऊर्ध्वबाहुर विरोमस्य न च कश्चित् शृणोति माम धर्मार्थ अर्थस्य कामस्य च किमर्थम न सेव्यते। यानी उनको भी कहना पड़ा था कि मैं बाहें उठा करके लोगों को समझा रहा हूं कि धर्म से ही अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, इसलिए क्यों धर्म के मार्ग पर नहीं चलते। क्या भारतीय मनीषा ने धर्म को केवल उपासना विधि माना? नहीं। कल भारत के संविधान का दिवस था। छब्बीस नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकार करने के बाद 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 से लेकर के जो संविधान की मूल प्रति है उसमें कहीं भी पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द नहीं है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्वान आचार्यों के सामने इस बात को कह रहा हूं। हो सकता है संविधान की मूल प्रति आपके पास होगी, कहीं भी ये 2 शब्द नहीं है। ये 2 शब्द जोड़े गए तब जब इस देश में संसद भंग थी, इस देश में न्यायपालिका के अधिकार कुंद कर दिए गए थे,
इस देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात हुआ था और जिन लोगों ने संविधान का गला घोटने का काम किया था, वे लोग संविधान बचाने का ठेका लेकर के आज ढिंडोरा पीट रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। संभल हिंसा को लेकर योगी सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते सार्वजनिक स्थानों पर आरोपियों के पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं उपद्रवियों अपराधियों के खिलाफ नुकसान की वसूली और पोस्टर का अध्यादेश जारी हुआ है। इसी के चलते पथराव की घटना का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर पथराव की तस्वीरें कैद हुई हैं। कि प्रदेश में कानून का राज है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में सरकार काम कर रही है। कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा और किसी निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो दोषी होगा, जो कानून अपने हाथ में लेकर कानून से खिलवाड़ करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई किसी जाति धर्म का हो। तो हमारे संवाददाता प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं संभल से और ज्यादा जानकारी के साथ ताजा प्रकरण को लेकर। प्रदीप, किस तरह के अपडेट्स अब इस मामले को लेकर हैं? एक तरफ नए वीडियोस तस्वीरें सामने आई हैं, दूसरी तरफ सरकार भी सख्ती बरत रही है और कह रही कि वसूली की जाएगी जो तोड़फोड़ की गई है। क्या कुछ और आदेश में कहा गया है? देखिए सर, मैं आपके लिए बता दूं, सर्वे के दौरान ये हिंसा हुई थी। इसमें सीसीटीवी फोटो, नए सीसीटीवी फोटो निकल के आ रहे हैं। इसमें लगभग 21 चेहरे ऐसे हैं जो उन्होंने डीएम ने जो निकाले हैं। इसकी जिलाधिकारी उन्होंने इनाम भी घोषित करा है कि मतलब जो इनका जो सूत्र बताएगा कहाँ पर है, कैसे है, इनको उचित इनाम दिया जाएगा। इसमें काफी राजनीति भी फैल रही है। जैसे डीएम हमने क्या कहते हैं, इसमें संभल में आने के लिए सब राजनीतिक वीआईपी हो या वीवीआईपी हो, सभी के लिए आने अंदर संभल में आने को बिल्कुल सख्त से सख्त मना करा है, जो कि हिंसा को और ना उकसाएं। इसलिए पूरी तरह से संभल की सीमा पूरी तरह से बंद कर दी है, क्योंकि राजनीति फैल गई है इसमें। अब प्रदीप, आप पुलिस ने, प्रशासन ने कितने ऐसे आरोपियों को चिन्हित किया है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है? प्रशासन, पुलिस इसे लेकर क्या ताजा जानकारी दे रहा है? देखिए, मैं आपके लिए बताऊं सर, 2000 से 2500 अज्ञात में लोगों के लिए एफआईआर कराई है और 21 चेहरे ऐसे हैं जो सामने आ गए हैं। फोटोज भी है, दीवारों पे चिपटाए जा रहे हैं, मीडिया को भी दिए जा रहे हैं। इनके 21 जो चेहरे हैं, इनके लिए अगर कोई सूचना देता है तो उसके लिए उचित इनाम दिया जाएगा। और 4 नाम ऐसे हैं, जैसे क्या कहते हैं, सांसद है, अभी तक कितनी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में अभी तक हो पाई हैं? अली है, इनका नाम में तो हाथों हाथ क्या कहते हैं एफआईआर कर दी है और 21 चेहरे हैं जो सामने आ गए हैं। 25 नाम दर्ज करे हैं। 2000 से 25 अज्ञात में हैं, जिनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी और कस्टडी को कार्रवाई करेगी इनके खिलाफ। प्रदीप, अभी तक कितने आरोपियों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है? क्या कुछ आधिकारिक आंकड़ा कहता है? देखिए सर, मैं आपके लिए बताऊं कि मतलब 25 आरोपी हैं जो हाथों हाथ उठा ली गई, जिसमें 2 महिला भी साबित है और 3 लड़के हैं जो नाबालिग हैं, जिन लोगों को पुलिस ने रात में दबोचा है। प्रदीप, एक और सवाल का जवाब दीजिए। अभी कई दिन गुजर चुके हैं रविवार के बाद, अब अभी स्थिति किस तरह की है? स्कूल खुल चुके हैं, बाजार खुल चुके हैं, इंटरनेट को लेकर किस तरह की जानकारी है कि बहाली जल्द होगी? जी सर, देखिए क्या कहते हैं, संभल के हालात को देखकर यहाँ पर जो इंटरनेट की सेवा है जो 24 घंटे और बढ़ा दी गई है, जो कि तहसील संभल के जितने भी गांव लगते हैं आसपास के हैं, लगभग 30-20 किलोमीटर के एरिया है जहां तक कोई इंटरनेट की सेवा नहीं है। संभल की सीमा जो है कि मतलब पूरी तरह से बंद है। कोई अभी भी क्या कहते हैं 1 तारीख तक है, वीआईपी एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है कि मतलब जो भी है कि मतलब यहाँ पर अंदर कोई प्रवेश ना करे। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्मनगरी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान कृष्ण जन्मभूमि को मुक्ति दिलाने के लिए साधु संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति और मंदिर निर्माण न्यास के आह्वान पर धर्म संसद का आयोजन किया है, जिसमें देश और दुनिया के अनेकों साधु संत, विद्वान जन शामिल हुए हैं। इसमें कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद हैं। इसमें जहां उन्होंने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि को शाही ईदगाह मस्जिद के कब्जे से मुक्त कराने के साथ साथ सनातन को एकजुट करने और हिंदू धार्मिक मंदिरों को रक्षा सुरक्षा दिलाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी।
साथ ये भी कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जिस तरह से प्राचीन समय में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, विध्वंस किया गया, उसके लिए सनातन को एकजुट करने के काम किए जाएं। तो हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ जो विध्वंस हुआ है, हम पूरे सनातन को एक करना चाहते हैं, पूरे सनातन को एक करना चाहते हैं। संभल में जिस तरह से वहाँ सर्वे को लेकर के तो उसके बाद जो हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे, जहाँ 4 लोगों की मौत हुई है? देखिए, ये पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये बड़ा संवेदनशील है, लेकिन अफसोस की बात है कि दंगा भड़काने की कोशिश वहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने की। और हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर कि संभल में शांति बहाल हो जाएगी। जहां तक सवाल है सर्वप्रथम हर मंदिर का और जामा मस्जिद का, तो कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। सपा नेता कह रहे हैं कि पुलिस 2 वेपन्स रखते हैं, एक दिखाने के लिए और एक अपने उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ है उसमें हार से समाजवादी पार्टी बौखला गई है और अखिलेश यादव जी पहले पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा भड़कवाते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, फिर डेलीगेशन भिजवाते हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं। अखिलेश यादव जी को केस दर्ज तो अखिलेश जी के खिलाफ होना चाहिए। अखिलेश यादव परिवार को मुआवजे की मांग रहे हैं। अखिलेश यादव की मांग है कि जो है परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, सरकार मुआवजा दे। दंगा भड़काने का केस अखिलेश यादव जी पर दर्ज होना चाहिए। तो वहीं लखनऊ में बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक आयोजित की गई और इसी के चलते विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक जारी है, जिसमें बीजेपी की कई अहम मुद्दों पर चर्चा जारी है। बैठक में बीजेपी के कई दिग्गज नेता मौजूद हैं। देखिए जनता टीवी संवाददाता चीन मिश्रा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन पर्व मना रहा है और सक्रिय सदस्यता और संगठनात्मक चुनाव का भी अभियान शुरू हो रहा है और इसको लेकर प्रदेश में पूरा नेतृत्व परिवर्तन, चाहे जो क्षेत्र स्तर पे हो और चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो, संगठन में बदलाव होगा और नए पदाधिकारी भी जो इस बार चुने जाएंगे। स्थिति यह है कि 16 से 30 दिसंबर तक जिला अध्यक्ष चुने जाएंगे और बूथ अध्यक्ष 30 नवंबर तक चुने जाएंगे और मंडल अध्यक्ष 1 से 15 दिसंबर तक चुने जाएंगे। उसके बाद 30 दिसंबर को जो है प्रदेश का जो है अध्यक्ष भी बदल सकता है या वर्तमान अध्यक्ष कंटिन्यू अगर करेंगे तो बात दूसरी है, लेकिन अध्यक्ष का चुनाव भी 30 दिसंबर तक हो जाएगा। तो यानी नए साल आने से पहले, नया साल शुरू होने से पहले संगठन का जो है बदलाव भी हो जाएगा और संगठन नए सिरे से खड़ा होगा। फिर चाहे प्रदेश स्तर में जिस तरह बदलाव होगा, इसको लेकर के जिला अध्यक्ष लेकर के और बूथ स्तर तक का बहुत अच्छा काम चल रहा है और ये बदलाव आने के बाद बीजेपी फिर नए सिरे से पूरे रूप से काम करेगी और बीजेपी का माना जा रहा है कि ये जो है ढांचा जब बदलेगा तो और तेजी आएगी, क्योंकि अब बीजेपी 2027 के चुनाव को लेकर चल रही है। तो सरकार तो पूरा काम कर ही रही है, लेकिन संगठन को भी और तेज किया जाएगा और संगठन को धार देने के लिए अब संगठन का चुनाव भी शुरू हो रहा है और इस संगठनात्मक चुनाव को जो है प्रक्रिया इस महीने पूरी हो, अगले महीने पूरी होगी और उसके बाद नए साल पर नया अध्यक्ष और नई बीजेपी कार्यकारिणी तैयार होगी और ये जो है बीजेपी के लिए और बेहतर तरीके से काम करेगी। 2027 का जो है चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है और ये जो है चुनाव जीतने के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा काम संगठन को मजबूत करना है और संगठन जब मजबूत होगा तभी जो है कैडर स्तर से और बूथ स्तर से जाकर के उसकी सक्रियता और बढ़ेगी और तब उम्मीद है कि वो फिर जो है अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी। लेकिन इतना जरूर है कि संगठन चुनाव में बहुत पेच भी हैं और उन पेचों को धीरे धीरे दूर करने के साथ बीजेपी जो है अपना आगे बढ़ रही है और जो है संगठनात्मक चुनाव हैं, इन चुनाव को पूरा करके बीजेपी अपना ढांचा पूरा मजबूत करेगी और ये जो है अगले साल से फिर नए सिरे से काम शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। समितियों का गठन चल रहा है। अब 1 नवंबर के बाद से मंडल तदनंतर जिलाध्यक्ष, उसके लिए कार्यशाला आयोजित है। आप सबको शुभकामनाएं। और चलिए अब रुख करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का। श्रावस्ती में प्राइवेट बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल को हॉस्पिटल भेजा। रायबरेली में नगर पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी पर लगा फर्जी पास, जांच के दौरान खुलासा, एसपी ऑफिस में गाड़ी का चालान हुआ। हाथरस में आरपीएम करबला रोड पर जल भराव में स्कूली बच्ची गिरने से घायल, स्थानीय लोगों ने तत्काल पहुंचाया अस्पताल, तस्वीरें वायरल।
बांदा में डीएम के निर्देश पर खदानों के निरीक्षण पर पाए गए अवैध खनन में कार्रवाई, मोरम पट्टों पर लगाया गया जुर्माना। कन्नौज में संविधान दिवस पर ली गई संविधान के पालन की शपथ, सरकारी कर्मचारियों, अफसरों, जनप्रतिनिधियों और आमजन को कलेक्ट्रेट परिसर में दिलाई गई शपथ। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला, अरबों रुपए के इंटरनेशनल साइबर गैंग का खुलासा, 11 गिरफ्तार। हाथरस में जागरूकता कार्यक्रम, पुलिस विभाग द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत किया गया कार्यक्रम। लखनऊ में ट्रक की चपेट में आने से 10 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत, आने जाने वाली गाड़ियों का आवागमन ठप। लखनऊ में वेंटिलेटर न मिलने से मरीज ने तोड़ा दम, इलाज के लिए डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़ता रहा शख्स, हाथ जोड़ने का वीडियो अब हो रहा वायरल। अमरोहा में बदमाशों के हौसले बुलंद, रोजगार सेवक के साथ लूट की घटना को दिया अंजाम, दावत खाकर लौट रहे रोजगार सेवक के साथ बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की। अलीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा कलेक्ट्रेट में किया गया प्रदर्शन, किसान आंदोलन में सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं करने को लेकर नाराजगी। बागपत में स्टंट बाजों के हौसले बुलंद, पुलिस की मौजूदगी में यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बुलंदशहर में युवक की हत्या का मामला, कमरे में पड़ा मिला लहूलुहान शव, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। अलीगढ़ में दिखा तेज रफ्तार का कहर, बस और ट्रैक्टर की टक्कर, घायलों को कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में करंट लगने से युवक गंभीर रूप से घायल, युवक ने अस्पताल में तोड़ा दम। फतेहपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर, पैदल जा रहे दंपत्ति को कार ने मारी टक्कर, हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत, पति गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में अवैध मिट्टी का खनन, पुलिस से कई बार शिकायत करने के बावजूद नहीं रुका अवैध खनन, पीड़ित ने सीएम पोर्टल पर कराई शिकायत दर्ज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।